हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। आज का क्लास बिल्कुल ही धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को, और दूसरा राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन सी उसकी विधि है। 4-5 विधि हम सभी को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं। हो सकता है आपको प्रति व्यक्ति के आय के बारे में पहले भी पता हो, आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के जरिए से समझते हैं। मान के चलिए हम एक परिवार का एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार की जो टोटल इनकम है वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पर मंथ है। क्या है, 2 लाख रुपए पर मंथ है एक परिवार की आय। और इस परिवार में जो सदस्य हैं वो टोटल 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। अगर आपको बच्चों बोला जाए कि उस परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल इनकम में से अगर सदस्य की संख्या को भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। किसका, उस परिवार का। आइए दे के देखते हैं। यहां पे क्या है, 2 लाख है बटे 10, ये कैंसिल हो गया। यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 20,000 रुपए। क्या आ गया, इसका प्रति व्यक्ति आय आ गया। किसका, एक परिवार का। वैसे ही बच्चों अगर हम लोग राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है कुल राष्ट्रीय आय में, यानी कि देश जितना कमा रहा है, और उसमें से किसको भागा देना पड़ेगा कि उस देश में कितने लोग रहते हैं। आप लोग क्या करिएगा बच्चों, आप लोग जो है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो हम लोग 3.5 ट्रिलियन मानते हैं, और जनसंख्या जो है वो करीब करीब 140 करोड़ है। तो आप लोग बच्चों कमेंट में जो है वो प्रति व्यक्ति आय निकाल करके हमको बताएंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का इतिहास है जो बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये शुरू होता है 1868 से, जब दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। किसका, भारत देश का। उसने कहा था कि भारत देश का जो प्रति व्यक्ति आय है उस समय 1868 के समय में वो 20 रुपए पर ईयर है। यानी कि भारत में जो लोग हैं भारत के, वो क्या कर रहे हैं, एक साल में 20 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को आइडिया लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि उस 20 रुपए की कीमत रियल में कितनी थी। तो इसीलिए बच्चों मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने पाया कि उस समय यानी कि 1868 में जो है वो 1 रुपए में आपको 19 केजी बाजरा मिलता था। कितना, 19 केजी बाजरा मिलता था। बाजरा क्या है, बाजरा एक तरह का दाल है। तो उस समय जो है भारत में जो है एक व्यक्ति 20 रुपए, कब, 1868 का ये बात है, जब भारत में क्या हो रहा था कि हर एक व्यक्ति 20 रुपए पर ईयर कमा रहा था। उस समय बच्चों जो बाजरा का कीमत था वो कितना था, वो 19 केजी बाजरा मिलता था। कितने में, 1 रुपए में। यानी कि एक आदमी जो है एवरेज, यहाँ पे हम अगर भागा दे के देखें 12 भागा 20 तो कितना निकलेगा, 12 कम 12 8, 12 छा के 72, यानी कि करीब करीब 1.5 रुपए क्या कर रहा था, हर एक भारत का नागरिक हर एक महीने कमा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी जो है वो एक महीने में कितना बाजरा खरीद पाता होगा, 19 गुना 1.5, इतना क्या होता था बच्चों, इतना केजी बाजरा वो खरीद पाता था। तो क्या है, क्योंकि उस समय 1 रुपए का जो क्रय शक्ति था वो बहुत ही ज्यादा अधिक था। अब ये क्रय शक्ति क्या होती है, क्रय शक्ति होती है बच्चों खरीदने की क्षमता, यानी रुपये की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीदने की क्षमता बोलते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग अपने माता पिता से पूछिएगा कि जब वो बच्चे थे तो उस समय 100 रुपए की कीमत क्या थी।
उस समय बच्चों 100 रुपए में बहुत ज़्यादा सामान क्या होता था, उनको मिल जाता था। लेकिन क्या अभी 100 रुपए में आप बहुत ज़्यादा सामान ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी 100 रुपए में 1 लीटर तेल भी मिलना क्या है, मुश्किल है। अभी भी तेल का प्राइस कितना है, सरसों तेल का 170 रुपए लीटर है। और उस समय क्या होता था, उस समय बच्चों बहुत ज़्यादा राशन का सामान किस में आ जाता था, 100 रुपए में। क्योंकि उस समय क्या थी, 100 रुपए की जो क्रय शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा अधिक है। और ये बच्चों नेचुरल है, महंगाई बढ़ना भी समय के साथ क्या है, नेचुरल है। क्योंकि समय के साथ क्या हो रही है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और इसीलिए क्या लगता है कि पहले जो सामान हमको 10 रुपए में मिलता था, अभी कितने में मिल रहा है, 40 रुपए में मिल रहा है। क्योंकि ये क्या है, ये नेचुरल है। धीरे धीरे मार्केट में क्या होती है, रुपए की जो क्रय शक्ति है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों समय जब आता है कब, 1947-48 का, यानी कि जब भारत आजाद हुआ। उस समय जो बच्चों भारत की प्रति व्यक्ति आय थी वो करीब करीब 247 रुपये थी। यानी कि 1948 के समय जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत की कितनी थी प्रति व्यक्ति आय, 248 रुपये पर ईयर थी। ठीक है। ये जो हम लोग बच्चों निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, ये हम लोग हमेशा ईयर बेसिस पे ही निकालते हैं, हम लोग मंथली बेसिस पे नहीं निकालते हैं। यानी कि भारत का जो व्यक्ति है वो 1948 के समय में कितना कमाता था, एक साल में 248 रुपये कमा पाता था। और अभी का डाटा जो है बच्चों, अभी का डाटा के हिसाब से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है कब, 2025 के आसपास। यहाँ पे एक रफ डाटा दिखाया गया है, कोई एक्यूरेट, क्योंकि अभी क्या हुआ है, कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो करीब करीब 2.5 लाख रुपए पर ईयर क्या है, अभी का प्रति व्यक्ति आय है। तो देख रहे बच्चों कितना ज़्यादा चेंजिंग है कि 1868 में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए थी, वहीं 1948 में वो बढ़ करके कितनी हो जाती है, 248 रुपए हो जाती है। और वही अभी के समय में यानी 2025 में बढ़ करके कितनी हो गई, लगभग 2.5 लाख रुपए पर ईयर हो गई। तो उम्मीद है बच्चों आपका ये प्रति व्यक्ति आय वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब हम लोग राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। आइए हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा को नोट कर लेते हैं। यहां पर हम बच्चों लिख देते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या लिखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अरे अब आइए बच्चों हम लोग राष्ट्र आय के गणना की विधि को देखते हैं कि हम लोग जो है देश की आय को कैसे नापते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बच्चों मैंने जो कुछ देर पहले बोला था कि प्रति व्यक्ति आय की गणना 1 वर्ष में होती है। तो वो 1 वर्ष में क्यों होती है, क्योंकि राष्ट्र आय भी जो काउंट किया जाता है वो कितने दिनों में किया जाता है बच्चों, वो 1 साल में किया जाता है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय की गणना भी कितने सालों में होती है, 1 सालों में होती है। ठीक है। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय आय गणना की विधि पे। तो सबसे पहला जो विधि है बच्चों वो है उत्पादन गणना विधि। मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्पादन गणना विधि लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, तो देखिए बच्चों उत्पादन गणना विधि का मतलब है कि देश में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या जहां से भी सेवा का उत्पादन हो रहा है या वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो उन सभी का मौद्रिक मूल्य क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और उसे क्या मान लिया जाता है, राष्ट्रीय आय मान लिया जाता है। यानी कि मान के चलते हैं कि एक चीनी फैक्ट्री है, चीनी फैक्ट्री क्या कर रही है, चीनी का उत्पादन कर रही है। ये मार्कर की कोई फैक्ट्री होगी, इस माइक की कोई फैक्ट्री होगी, यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई हैं इसकी क्या होगी, कोई फैक्ट्री होगी। तो ऐसी ही वस्तुओं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसका उत्पादन हो रहा होगा। या जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सेवा का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे लोग क्या चला रहे हैं, अपना एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, है कि नहीं। और यहाँ से क्रिएटर क्या कर रहे हैं,
अर्न कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये एक तरह से सेवा है। तो इन सभी को काउंट जब करके ऐड कर दिया जाता है बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। किस विधि के अनुसार, उत्पादन गणना विधि के अनुसार। इसमें बच्चों खर्च को नहीं जोड़ा जाता है, इसमें सिर्फ किसका मूल्य जोड़ा जाता है, इसमें सिर्फ उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आय गणना विधि। क्या है, आय गणना विधि। यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों कि उस देश में जितने भी लोग हैं, क्या है, उस देश में जितने भी लोग हैं सभी कितना कमा रहे हैं, उन सभी को जोड़ करके राष्ट्र आय को निकाला जाता है। तो जब क्या हो, जब देश के नागरिकों की आय को काउंट कर लिया जाए और उन सभी को जोड़ दिया जाए और राष्ट्रीय आय को निकाला जाए, इस विधि को हम लोग आय गणना विधि बोलेंगे। उसके बाद तीसरा जो विधि है बच्चों, तीसरा विधि है व्यय गणना विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ खर्चे को जोड़ा जाता है। यानी कि किसी देश के अंदर क्या क्या खर्चा हो रहा है, उन सभी के व्यय को जब जोड़ करके राष्ट्रीय आय का गिनती होता है, तब उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उस विधि को हम लोग व्यय गणना विधि बोलेंगे। इसके बाद बच्चों आता है मूल्य योग विधि। यहाँ पर मूल्य योग विधि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें बच्चों हमें क्या करते हैं, हम गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। गेहूं कहाँ पे उगता है बच्चों, खेत में उगता है। और जब गेहूं खेत में उगा तो उस समय गेहूं का क्या प्राइस रहा होगा, हो सकता है कि वो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बिका होगा गेहूं। ठीक है, ये गेहूं कितना बिका, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बिका। अब जो है ये गेहूं, मान के चलिए यहाँ पे हम पावरोटी का फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं। किसका, पावरोटी फैक्ट्री का। ये गेहूं इसके बाद जाता है मिल में। कौन से मिल में, आटा मिल में। आटा मिल में जो है इसको क्या, किस में बदला जाता है बच्चों, इसको जो है आटा में बदला जाता है। किस में, आटा में। और वहां है जो बच्चों आटा को जो पीसने का रुपया लिया जाता है वो 2 रुपए के दर से लिया जाता है। तो इसमें कितना रुपए ऐड हो गया, इसमें 2 रुपए ऐड हो गया। तो अब बताइए बच्चों इस गेहूं का दाम कितना हो गया, इस गेहूं का दाम हो गया 32 रुपए पर केजी। अब ये बच्चों क्या बन गया है, अब ये बच्चों आटा बन गया है। अब ये कहां जाएगा बच्चों, अब ये जाएगा पावरोटी की फैक्ट्री में। इस आटा को क्या करता है, पावरोटी फैक्ट्री अपना परचेज कर लेती है। जब वो परचेज करेगी बच्चों, आटा मिल से लेकर के जाएगी कहां पे, पावरोटी फैक्ट्री में। पावरोटी फैक्ट्री में जब ये लेके जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पर यातायात का भी कुछ खर्चा लगा होगा, आटा को सुरक्षित रखने का भी मेंटेनेंस कुछ लगा होगा। तो हम जो है उस मेंटेनेंस को मानते हैं कितना, 5 रुपया, 5 रुपया। और साथ ही साथ पावरोटी बनाने में उस फैक्ट्री का भी कुछ खर्चा आया होगा। और इस खर्चे को हम लोग बच्चों मान लेते हैं 15 रुपए क्या आया पर केजी, क्या आया, खर्चा आया। किसमें, आटा को पावरोटी बनाने में। तो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है, 15 5 20 रुपए का। और यहाँ पे पावरोटी कितना का था, 30 और यहाँ पे 20 रुपए, तो कितना रुपए हो गया। अब ये जो है ये पावरोटी कितना हो गया, 52 रुपए पर केजी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 52 रुपए जो है ये पावरोटी में लागत है। यहाँ पे जो है ये पावरोटी कंपनी अभी तक अपना प्रॉफिट को ऐड इसमें नहीं की है। तो अब जो बच्चों यहाँ पे जो है क्या होगा, अब ये पावरोटी कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बाजार में जाएगा। अब बताइए बच्चों बाजार जाने में भी खर्च हुआ होगा यातायात में। हम मान के चलते हैं यहाँ भी यातायात में कितना खर्च हुआ, 5 रुपए खर्च हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे पावरोटी कंपनी जो है वो अपना फायदा लेती है 20 रुपए का। और साथ ही साथ अब वो कहाँ पे पहुंच गया, दुकानदार के पास पहुंच गया। अब दुकानदार के पास ये जब पहुंचता है तो बताइए बच्चों क्या दुकानदार इसको जितना यहाँ पे लागत है क्या उसी पे बेच देगा क्या, तो ऐसा वो कभी भी भूल से भी नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा दुकानदार, अपना भी फायदा को ऐड करेगा। और यहाँ पे मान के चलिए कि 10 रुपए क्या करता है, एक दुकानदार यहाँ पर अपना फायदा को लेता है। तो यहाँ पे टोटल कितना रुपए ऐड हो गया, 20 10 30 5 35 रुपए ऐड हो गया। तो 52 जोड़ 35 कितना हो गया, 5 2 7 5 3 8 87 रुपए क्या हो गया। अब यहाँ पे बाजार में जो आपको बच्चों पावरोटी मिलेगा
वो किस दर से मिलेगा, वो मिनिमम 87 रुपए पे मिलेगा और मैक्सिमम वो अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब पावरोटी का मार्केट में क्या हो, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो फिर क्या होगा, इस पावरोटी का दाम हो सकता है 87 से बढ़ करके 850 रुपये भी पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो गेहूं से आटा बनाने में देखिए यहाँ पे कुछ मूल्य ऐड हो रहा है क्या, यहाँ पे 2 रुपये ऐड हुआ। उसके बाद आटा को पावरोटी फैक्ट्री तक आने में यहाँ पे भी कुछ पेमेंट ऐड हुआ। उसके बाद पावरोटी को फिर से बाजार आने में यहाँ भी क्या हुआ, कुछ पेमेंट ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर गेहूं में लगातार मूल्य ऐड हो रही है। तो जब इसी हम लोग विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल्य योग विधि बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और विधि आता है व्यवसायिक गणना विधि। इसमें जो है बच्चों, इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के आय को काउंट किया जाता है और उन सभी से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, बस व्यवसायिक गणना विधि में आपको इतना ही पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस आपको उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि और आय गणना विधि है। ये चारों क्या है, बेहद ही आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।